तो हम शुरू करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का ये चैप्टर जो कि आपके बुक में भी है। और इस बुक के ओवरऑल अगर हम समरी की बात करें तो सीधे सीधे मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे आप पढ़ने की शुरुआत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्या है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि अगर माउंटेन्स की बात करें, प्लेन्स एरिया की बात करें, डिजर्ट्स की बात करें, प्लेट्यूज की बात करें या आइसलैंड्स की बात करें, ये सारे के सारे क्या हैं, एक फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को कह सकते हैं कि प्रेजेंट करता है। और इसके अलावा ये भी है कि इसके जो मिट्टी का कलर है वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट होने के कई सारे रीजंस हैं। जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकता है, वहाँ का रेन की कंडीशन हो सकता है, वहाँ का रेन की कंडीशन है, सनलाइट है, बारिश की कंडीशन है। तो ये सब सारी वो चीज़ें होती हैं जिससे कि क्या होता है कि मिट्टी का जो कलर है उसमें डिफरेंसेस पाया जाता है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो इंडिया का जो बड़ा लैंड मास है उसका जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो फॉर्मेशन हुआ है वो जियोलॉजिकल पीरियड्स में हुआ था। तो ये सब सारे वो कंडीशंस हैं जो कि आपको बता रहा है यहाँ पे। इसके अलावा पृथ्वी का जो एक कह सकते हैं कि जो एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर्स को हम समझने की जो कोशिश करते हैं उसमें वैगनर जो एक बहुत बड़े कह सकते हैं कि एक भूगोलवेत्ता थे, जियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत दिया था। और इस थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स में जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने दिखाया था, ये 3 पिक्चर्स मैंने दिखाए थे, तीनों पिक्चर्स के फंक्शंस के बारे में बताए थे। तो इसके टूटने या मुड़ने के कई सारे जो रीजन्स होते हैं उसमें जो वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है वो सबसे बड़ा रीज़न होता है, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया भी था। और ये कंडीशन है वर्ल्ड का प्लेट मार्जिन्स के हिसाब से, यानी कि दुनिया का जो कौन सा भाग है वो किस तरह की प्लेट्स पे डिपेंड करता है और किस तरह के प्लेट्स की जो कंडीशन है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। और गोंडवाना लैंड की अगर हम बात करें तो गोंडवाना जो लैंड है वो एक तरह से कहा जाता है कि ये दुनिया का एक अपने आप में बहुत पुराना कह सकते हैं कि एक पार्ट है। और ये पार्ट होने के साथ साथ गोंडवाना लैंड का हमने एक मैप भी अभी आपको दिखाया था। तो गोंडवाना लैंड की अगर हम बात करें तो गोंडवाना लैंड जो है सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास कहा जाता है। ओल्डेस्ट लैंड मास के साथ साथ जो मैंने आपसे अभी कहा कि साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, ये सारे लैंड मास इसमें आते हैं। इसके अलावा गोंडवाना लैंड के हिसाब से अगर हम बात करें तो ओल्डेस्ट लैंड मास होने के साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि साउथ अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सब सारी जगह आते हैं। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन है भारत का एक तरह से, उसको या भारत का जो एक फिजिक कह सकते हैं कि जो एक फिगर है उसके आधार पर भारत को मेनली 6 भागों में बांटा गया है, जिसे हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, द इंडियन डिजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। तो इतने भागों में इसे डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं आपके बुक में भी 6 का 6 पार्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है। हिमालयन माउंटेन के हिसाब से अगर हम बात करें, या जैसे कि आप पिक्चर्स में भी देख रहे हैं यहाँ पे, पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है और दिखा करके हिमालयन माउंटेन का यहाँ पे आपको फीचर्स दिखाया गया है या उसके बारे में बताया गया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो हिमालयन रेंजेस है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा कि लगभग ये 2400 किलोमीटर लंबा है और ये 400 से लेकर के 150 किलोमीटर चौड़ा है, जो कि कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो इसका जो ग्रेट जो इनर हिमालय है इसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है और ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज भी बनाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जो हाइट है वो 6000 मीटर तक की है। जैसा कि देख रहे हैं आप, ये हिमालयन रेंज को दिखा रहा है और जैसा कि ये एक मैप है आपका इंडिया रिलीफ में, जिसमें हिमालय के साथ साथ आपको ये रिलीफ्स को भी दिखा रहा है कि इसकी क्या कंडीशन है। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो इसको लेकर के एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो हिमालय का जो आउटर पार्ट है उसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है और इसका जो रेंज है लगभग वो 900 से लेकर के 1100 मीटर जो एवरेज है उसका ये एल्टीट्यूड कह सकते हैं कि ऊंचाई है, इसकी ये स्थिति है। जैसा कि आप बुक में भी देख रहे हैं कि सम हाईएस्ट पिक्स ऑफ द हिमालयाज़, यानी कि हिमालय के जो कुछ हाईएस्ट पिक्स हैं वो आपके बुक में एक लिस्ट में दिया हुआ है और ये भी बताया हुआ है कि ये दुनिया के किस लोकेशन में पड़ता है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें जिसकी की जो हाइट है 8848 मीटर है,
ये नेपाल में है। और इंडिया का एक तरह से सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो है कंचनजंगा, जो 8598 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो हमने आपसे कहा कि इसे इनर हिमालय और आउटर हिमालय के हिसाब से इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा जो लॉन्गिट्यूडनल जो वैलीज़ हैं वो बिटवीन लेशियर एंड द हिमालयन एंड शिवालिक आर नोन एज द ड्यून्स, यानी कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल जो वैलीज़ हैं जो स्थित हैं इनके बीच में, यानी कि आउटर और इनर हिमालयस के बीच में, इनको ड्यून्स के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से जो हिमालय है, हिमालय की जो कंडीशन है इसे हम चार भागों में बांट करके हम इसे समझ सकते हैं। यानी कि हिमालयन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। पहला है आपका पंजाब हिमालयस, जो कि ये इंडस और सतलज नदी के बीच में पड़ता है। इसके अलावा कुमाऊं हिमालयस, जो कि सतलज और कली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालयस की बात करें तो ये कली और तीस्ता नदी के बीच में है। और असम हिमालयस की बात करें जो कि ईस्टर्न हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है, और ये तीस्ता एंड दिबांग, जिसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। यानी कि असम में इसका जो लोकल नेम है वो सांगपो नाम है उसका, उसके नाम से भी जाना जाता है। तो ये कंडीशन है जिसका कि ओवरऑल हमने आपको इसका एक समरी बताया। अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, अब यहाँ शुरू करें सेकंड, तो नॉर्दर्न प्लेन के हिसाब से बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो 3 मेजर रिवर्स के कंट्रीब्यूशन से हुआ है, जैसे कि इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। इस तीनों नदी का जो पूरा फीचर्स है वो आपके बुक में दिया हुआ है। नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो टोटल कह सकते हैं कि जो एस्पीड है, यानी कि जो फैलाव है, वो लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 240 किलोमीटर जो कि लंबा है, एंड 240 किलोमीटर से लेकर के 320 किलोमीटर तक ये चौड़ा हो सकता है। यानी कि इसका जो एरिया है वो लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसके जो रिवर्स हैं वो प्लेन्स की तरफ फ्लो करते हैं और ये डिपोजिशनल वर्क करते हैं। आपको पता है कि नदी जब बहती है तो नदी अपने साथ बहुत सारे सिल्ट, जिसको हिंदी में गाद कहा जाता है, मिट्टी हो सकते हैं, उसमें छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं, और ये सब सारी चीज़ें ले करके नदियाँ बहती हैं। और बहते हुए क्या करती हैं कि कई बार ये अपने कहीं कहीं क्या करती हैं कि इसको जमा भी करती हैं, जिससे डिपोजिशनल वर्क के नाम से भी जाना जाता है। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो डिफरेंसेस है रिलीफ काउजेस का, वो नॉर्दर्न प्लेन्स में जो 4 रीजन्स हैं उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है, जिससे कहा जाता है भावर। भावर के बारे में कहा जाता है कि जो ये जो है वो शिवालिक के फुट या शिवालिक जो एरिया है वो इस एरिया में पाया जाता है। भावर, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 8 से लेकर के 16 किलोमीटर तक ये नैरो एरिया है, जो कि ज़्यादातर जो इसका बेल्ट है वो पेबल्स है, यानी कि छोटे छोटे जो कह सकते हैं कि स्टोन्स के जो टुकड़े हो सकते हैं, उन टुकड़ों से जो पूरा एरिया बना है बेसिकली उसको भावर कहा जाता है। तराई की बात करें तो ये जो एरिया है ये काफ़ी कह सकते हैं कि वीट एंड मार्सी एरिया होता है, जो कि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के हिसाब से काफ़ी बेहतर माना जाता है। बांगर की बात करें तो ओल्डर एलुवियम प्लेन है, जो कि ये जो है वो फ्लड प्लेन्स या फ्लड के द्वारा लाए गए मिट्टी से इसका निर्माण होता है, इसे बांगर एरिया कहा जाता है। खादर की बात करें तो यंगर एलुवियम जो है ये कह सकते हैं कि फ्लड प्लेन्स हैं। तो ये सब सारे वो कंडीशंस हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखते हुए आप एक बार इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे, और इस चैप्टर को पढ़ते हुए इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स आपको मिल रहे हैं या जो आपको बताया जा रहा है उसे आप कॉपी में नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ की। पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ जो है एक टेबल लैंड के रूप में बनाता है। क्योंकि ये जो है लगातार ब्रेक होता है और ये गोंडवाना लैंड का एक पार्ट माना जाता है। यानी कि जो पेनिनसुलर जो प्लेट्यूज़ हैं जो समुद्र के किनारे जो पड़ने वाला जो टोटल एरिया कह सकते हैं बेसिकली, यानी कि ये गुजरात से लेकर के आप उड़ीसा तक की बात कर सकते हैं, जो समुद्र से लगे हुए एरिया हैं बेसिकली, इसी को पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ के नाम से भी जाना जाता है।
और इसके बारे में ये जो इसका जो फॉर्मेशन है, कहा जाता है कि ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से इसका निर्माण हुआ है। इसके जो प्लेट्यूज हैं वो टू ब्रॉड डिवीज़न के नाम से जाना जाता है, जिससे कि सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यूज के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपसे कहा कि इसे दो भागों में बांटा गया है, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यूज के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल जो हाईलैंड्स है वो नर्मदा नदी के उत्तर का जो एरिया है, बेसिकली उसी को सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जाना जाता है। और ईस्टवर्ड जो एक्सटेंशन है इस पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ का, इसे हम बेसिकली बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जानते हैं। ये जो छोटा नागपुर का जो प्लेट्यूज़ है वो ईस्टवर्ड की तरफ तक फैला हुआ है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये दामोदर जो रिवर है वहाँ तक फैला हुआ है, और कहीं ना कहीं दामोदर नदी भी जो है वो इसी छोटा नागपुर वाले प्लेट्यूज़ में बहती हैं। दी डेक्कन प्लेट्यूज़ जो है वो ट्रायंगुलर टाइप का शेप बनाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह साउथ में नर्मदा नदी की तक जो है वो स्थित है। इसके अलावा वेस्टर्न और जो ईस्टर्न एजेस है डेक्कन प्लेट्यू का, जिसके बारे में कहा जाता है कि वेस्टर्न जो ईस्टर्न एजेस है और डेक्कन प्लेट्यू मार्क बाय द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि इसे जो वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न जो एजेस है इसे डेक्कन प्लेट्यू और वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट्स जो है वो ईस्टर्न घाट से कहा जाता है कि इसकी जो थोड़ी हाइट है वो ज़्यादा है। अनामुदी जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 2695 मीटर है, जिससे कि महेंद्रगिरी से लगा हुआ है, जो कि महेंद्रगिरी के साथ ये 1501 मीटर तक की ऊंचाई हो सकती है, जो कि ईस्टर्न घाट के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे ऊंचा प्लेट्यूज बनाता है। इंडियन डिज़र्ट के हिसाब से बात करें तो ये कहा जाता है कि अरावली हिल्स में पड़ने वाला एक वेस्टर्न मार्जिनल से या पश्चिमी जो किनारा है अरावली हिल्स का, वो पड़ने वाला एरिया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि लगभग यहाँ 150 मिलीमीटर रेनफॉल होती है, यानी कि बारिश की जो कंडीशन है वो बहुत ही कम है। और इसके अलावा जो यहाँ की मौसम है काफ़ी एरिड होता है, यहाँ पे जो वेजिटेशन कवर्स हैं उसके एरियाज़ भी कम है, यानी कि यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं या छोटे छोटे जो ट्रीज़ हैं वो बहुत कम संख्या में पाई जाती हैं यहाँ पे। और लूनी जो नदी है यहाँ की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो ये जो प्लेन्स एरिया है वो बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज़ रिफर टू द नॉर्दर्न सरकार वाइल द साउथर्न पार्ट ऑफ द नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट, यानी कि ये कह रहा है इसे कोरोमंडल कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में आपके बुक में दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो आइलैंड्स को लेकर के हमने एक पिक्चर्स अभी थोड़ी देर पहले भी आपको दिखाया था। आइलैंड में मेनली आपको दो के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे, एक है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स। लक्षद्वीप आइसलैंड ग्रुप की बात करें तो ये लगभग केरला के नज़दीक है, और ये जो टोटल जो एरिया है वो कोरल आइलैंड्स के रूप स्मॉल कोरल आइलैंड के रूप में भी जाना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पहले इसे लाकार्डीव, मिनीक्यो एंड एमिनडेव के नाम से पहले इसे जाना जाता था। इसके अलावा 1973 में इसका जो नाम है वो बदल करके लक्षद्वीप रख दिया गया, और ये कहा जाता है कि भारत में लगभग ये 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है। इसके अलावा करावती आइलैंड की अगर हम बात करें तो ये इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है लक्षद्वीप का, यानी कि कवारती जो आइलैंड है ये लक्षद्वीप आइलैंड का एक तरह से हेड क्वार्टर है, जहाँ पर कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो देख रेख होता है सारा यहीं से कंट्रोल होता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार की बात करें तो ये जिसके बारे में कहा जाता है कि मेनली इसमें डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है, ये काफ़ी जंगल है यहाँ पे, और अंडमान का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है, और ये काफ़ी न्यूमरस है, यानी कि काफ़ी कह सकते हैं कि मिनरल्स के मामले में या फिर वेजिटेशन के मामले में ये कहीं ना कहीं काफ़ी रिच भी है। रिच होने के साथ साथ एक बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो पूरा एंटायर ग्रुप है इस आइलैंड का, इसे दो भागों में बांटा गया है, जिससे कि हम दो बड़े भाग में बांटा गया है, जैसे कि अंडमान और
नॉर्थ एंड द निकोबार्स इन साउथ के नाम से हम जानते हैं। यानी कि अंडमान जो है वो नॉर्थ एरिया में है और जो निकोबार है वो साउथ एरिया में है। मेनली इसे दो भागों में बांट करके इसे पढ़ा या समझा जा सकता है। तो आइलैंड्स की हम बात करें तो ये कंडीशन थी। आइलैंड्स के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हालांकि आइलैंड को लेकर के और भी कई सारी बातें हैं जो कि हमने ओवरऑल समरी के तौर पे अभी आपको बताया है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो का इंडिया का जो एक सिर्फ कह सकते हैं कि जो वोल्केनो है आज के टाइम में वो इसी के एरिया में बैरन आइलैंड के नाम से जाना जाता है, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पड़ता है, यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा कहता है कि ग्रेट जो डाइवर्सिटीज़ है फ्लोरा एंड फौना का वो इस आइलैंड में पाया जाता है। और इसके अलावा जो इक्वेटर के कुछ करीब है, चूँकि ये साउथ में पड़ने की वजह से क्या है कि इक्वेटर के काफ़ी करीब पाया जाता है, जिस वजह से यहाँ के जो कह सकते हैं कि जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो काफ़ी उसमें थिकनेस पाई जाती है। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूज़न की बात करें तो इस चैप्टर में अभी तक हमने ये सीखा कि जो माउंटेन्स हैं हमारे इस देश में वो एक मेजर सोर्स है वाटर का और फॉरेस्ट वेल्थ का। यानी कि सिर्फ माउंटेन का होना वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिर्फ लैंड को ही ऑक्यूपाई नहीं करता, बल्कि यह एक वाटर और फॉरेस्ट को भी काफ़ी बढ़ावा देता है। और हमारी एक कह सकते हैं कि हमारा इंडिया का जो कंडीशन है उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खास करके फॉरेस्ट वेल्थ और वाटर के एरिया में। नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो ये ग्रेनरीज के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि हमारे देश में जो अनाज पैदा किया जाता है या ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन होता है इसी नॉर्दर्न के लिए एरिया में होता है। और ये भी कहा जाता है कि ये जो अर्ली सिविलाइजेशन था हमारे देश में वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं नदी के किनारे से उस अर्ली सिविलाइजेशन की शुरुआत भी हुई थी, ऐसा भी माना जाता है। इसलिए वजह से भी नॉर्दर्न जो प्लेन्स का जो एरिया है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्लेट्यूज़ एरिया की बात करें तो ये जो है वो मिनरल्स के मामले में स्टोर हाउस कहा जाता है। यानी कि ये कहा जाता है कि जो प्लेट्यूज़ एरिया है वो मिनरल्स के मामले में काफ़ी रिच है और ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जो कि हमारे देश में इंडस्ट्री की जो ज़रूरत है रॉ मटेरियल के रूप में उसकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत कहीं ना कहीं इन्हीं प्लेट्यूज़ एरिया से पूरा होता है। इसके अलावा कोस्टल रीजन्स की बात करें तो ये जो आइलैंड ग्रुप्स हैं ये फ़िशिंग और पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में बहुत बड़े लेवल पे यूज़ होता है। यानी कि जितने सारे जो पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं वो समुद्र से जुड़ा होता है। और ये जो हमारा आइलैंड ग्रुप्स है या जो कोस्टल रीजन्स हैं ये हमारा पोर्ट के रूप में काम करता है, जिससे कि हमारे देश का जो प्रोडक्शन है, देश का जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स है उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये कोस्टल रीजन्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डाइवर्स फिजिकल फीचर्स हैं हमारे देश का ये वर्तमान यानी कि प्रेजेंट की जो ज़रूरत को तो पूरा करता ही है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि फ्यूचर्स में भी एक बहुत बड़ी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इस चैप्टर में आज यहीं तक, फिर हम मिलते हैं अगले चैप्टर में।